नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किले के बाहर ब्लास्ट केस के आरोपी जसीर बिलाल वानी को राहत देने से इनकार कर दिया है। जसीर वानी ने कोर्ट से एनआईए मुख्यालय से अपने वकील से मुलाकात की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि इस तरह का आदेश देने के लिए कोई भी ठोस कारण या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ये कोई खास मामला नहीं है। अगर कोई आकर सिर्फ मौखिक रूप से कह दे कि उसकी अर्जी खारिज हुई है तो हम कैसे मान लें। अगर ऐसा हुआ तो हर कोई यही कहेगा। कोर्ट ने साफ किया है कि कानून में जो प्रक्रिया तय है वही अपनाई जाएगी और किसी एक आरोपी के लिए उसे बदला नहीं जा सकता। अदालत ने मामले को फिर से ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया है, जहां इस पर कल सुनवाई होगी। बता दें कि एनआईए के मुताबिक जसीर वानी कश्मीर के काजीगुड़ा अनंतनाग का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी 17 नवंबर को श्रीनगर में हुई और वो उस पर आरोप है कि ड्रोन को वो मॉडिफाई करके आतंकियों को तकनीकी मदद दे रहा था। धमाके से पहले वो रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था। अपने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर हमले की साजिश रची। एनआईए ने कहा कि वानी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने से अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति है। मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षितता पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। घटना की शुरुआत 22 नवंबर को हुई, जब भोपाल में एक साहित्य कार्यक्रम के बाद संतोष वर्मा ने आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा था कि आरक्षण ने अपना मूल उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब इसे एक स्थायी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण का लाभ एक परिवार के सिर्फ एक सदस्य तक सीमित होना चाहिए, जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को ना दे दे, ये उनके रिश्ते या फिर जोड़ ले। तो वही नोटिस में स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि 7 दिन में जवाब नहीं देने पर एक तरफा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और इसके एक दिन बाद बुधवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। एक वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी ने कहा कि कोई भी सिविल सर्वेंट चाहे किसी भी रैंक का हो, संवैधानिक नीतियों की ऐसी सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकता जिससे सामाजिक ताना बाना प्रभावित होता हो। संतोष वर्मा के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। संतोष वर्मा निकृष्ट और नीच मानसिकता का व्यक्ति, जो स्त्रियों के प्रति इस प्रकार का भाव रखता है, जो उसने बयान दिया उसका सभी जो है ब्राह्मण समाज विरोध करते हैं, सनातन धर्मी विरोध करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में स्त्री को पूज्य नहीं माना गया है और स्त्रियों के प्रति इस प्रकार का भाव रखने वाले व्यक्ति का कि हम घोर निंदा करते हैं। उसे तत्काल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग सभी लोग आंदोलनरत हैं। आज दिन भर में कई जगह जो है पुलिस थानों में भी हम लोग FIR कराने जा रहे हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो अजाक्स के नए बने अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का ये कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण उसकी बेटी को, इनके बेटे को दान न कर दे या वो उससे संबंध न बना ले, इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। अजाक्स हो, सपाक्स हो या कोई भी वर्ग वाले हो, पिछड़ा हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को भी इन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस को FIR दर्ज करना चाहिए और इसे गिरफ्तार करना चाहिए। जय भारत, जय हिंद, जय सपाक्स। संतोष वर्मा के खिलाफ पूरे और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नोएडा से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
और नोएडा सेक्टर 50 मेदांत हॉस्पिटल के चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आ गया है। मेदांत हॉस्पिटल को परिवार के लिए बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेदांत हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और मरीजों को परिवार को देखा जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो इंडिया के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। ये बड़ा बयान आया है और मरीजों की सेफ्टी हॉस्पिटल में रखी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर हैं। आदित्यनाथ बता दें कि नोएडा पहुंच चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेदांत हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। और ऐसे में ये बड़ा बयान हॉस्पिटल के चेयरमैन का है, जिन्होंने कहा है कि मेदांत हॉस्पिटल को परिवार के लिए बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी दी है उन्होंने और परिवार के मरीजों को की तरह ही देखा जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो इंडिया के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। देखो, ऐसा है कि तैयारियां तो आप देख ही रहे हो और आज उनके हाथों से आज इसका उद्घाटन होगा। ये हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है कि जो मेदांता को यहाँ लाया गया है वो 550 बेड का सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए ये बनाया गया है, जो अभी उपलब्धि नहीं थी इसकी। तो यहाँ पे ये है कि एक तो आप देखेंगे कि जो हमने जो फिजिकल फैसिलिटी बनाई है वो इसी माध्यम से बनाई कि पेशेंट सबसे ज़्यादा सेफ्टी हो, सबसे कम एयर सर्कुलेशन ऐसी है कि सबसे कम सारे डॉक्टर जो हैं वो दुनिया के मार्के के हैं। उनको टेक्नोलॉजी भी दुनिया की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी गई है कि वो इकट्ठे मिलके दुनिया का सबसे अच्छा इलाज कर सके विद कंपैशन। मतलब ये है कि हम कहते हैं कि जो भी पेशेंट हो उसको अगर जो हम अपने रिश्तेदार या अपने माता पिता जैसे ट्रीट करेंगे तो वो उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। और हमारे सारे डॉक्टर जो हैं फुल टाइम है वो इकट्ठे काम करते हैं कि अगर जो एक पेशेंट को कोई भी तकलीफ हो, जैसे कोई किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी उसके साथ है, आंखों में भी प्रॉब्लम है, तो सारे तीनों स्पेशलिटी के डॉक्टर इकट्ठा उस पर काम करेंगे सो दैट वो भेदभाव नहीं है कि ये किसका पेशेंट है या क्या है या कोई ग्रुप बने। ये ऐसा होता नहीं है। वेदांता का यही मॉडल है केयर का। और जैसे मैंने बोला कि एक तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट सबसे उच्च at as affordable cost as possible with compassion and feeling of family with every patient। ये हमारी खसूसियत है। ठीक है, देखो ऐसा है कि तैयारियां तो आप देख ही रहे हो। बीएलओ की लगातार हो रही मौतों ने चुनाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए डेली 24 भारत की टीम ने जमीनी स्तर पर जाकर बीएलओ से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और पूरे सिस्टम की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीएलओ इस देश की चुनावी व्यवस्था की रीढ़ है। पर सबसे ज़्यादा अनसुना यही हो रहे हैं। जिम्मेदार अफसर कैमरे के सामने जवाब देने को तैयार नहीं है और बीएलओ मौत के मुद्दे सिस्टम की बड़ी लापरवाही को भी उजागर करता है। और ऐसे में डेली 24 भारत की टीम ने जमीनी हकीकत जानी। बता दें कि खबरों में आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नोएडा पहुंच चुके हैं और ऐसे में आज नोएडा दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का समीक्षा करने पहुंचे हैं। और सीएम योगी के स्वागत के लिए हेलीपैड पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। और ऐसे में कई विधायक और राज्यसभा सांसद भी और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और ऐसे में एयरपोर्ट के रनवे पर टर्मिनल बिल्डिंग के सामने बने हेलीपैड पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू और साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री योगी का भव्य स्वागत किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीब 1 महीने में एयरपोर्ट का ये दूसरा दौरा माना जा रहा है। पहले भी निरीक्षण के दौरान दिशा निर्देश दे चुके हैं। और ऐसे में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी में एयरपोर्ट की सुरक्षा की जांच पड़ताल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही
नोएडा के 150 स्थित मेदांत अस्पताल पहुंचकर उसका भी उद्घाटन करेंगे। की लगातार हो रही मौतों ने चुनाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए डेली 24 भारत की टीम जमीनी स्तर पर जाकर बीएलओ से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और पूरे सिस्टम की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। और ऐसे में सवाल कई हैं। बीएलओ इस देश की चुनावी व्यवस्था की रीढ़ है, पर सबसे ज्यादा अनसुना भी यही है। जिम्मेदार अफसर कैमरे के सामने जवाब देने को तैयार नहीं है और बीएलओ मौत का मुद्दा सिस्टम की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। ऐसे में डेली 24 भारत की टीम ने जमीनी हकीकत जानी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश के बाहर बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक्स प्लेटफॉर्म के फीचर्स के आधार पर यह पता चल रहा है कि कांग्रेस नेताओं और संगठनात्मक अकाउंट की लोकेशन भारत में नहीं बल्कि विदेशों में दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका से बेस्ड दिख रहा है, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद से भारत में ये दिखाया गया है। हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से जुड़ा बताया जा रहा है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और वामपंथी दलों के जाने माने चेहरों ने 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया है कि विदेशी प्लेटफॉर्म से 3 तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। पहला वोट चोरी का, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश या फिर ऑपरेशन सिंदूर, और तीसरा संग वो मोदी के खिलाफ लगातार हमले। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने, संबित पात्रा ने। आशीष जी, मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह पूर्व से नीति रही है कि कांग्रेस के ऊपर किस प्रकार से आरोप लगाना, और जहां बात संबित पात्रा की हो तो हमेशा वह अतार्किक बातें करके पार्टी पर अनावश्यक रूप से आक्षेप लगाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टी अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने जो आक्षेप लगाए, जिस प्रकार से अतार्किक चीजें देश के सामने प्रस्तुत करने का जो दुस्साहस किया है, उसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरों के ऊपर आरोप मढ़ने से पूर्व खुद के गिरेगान में जाकर देखना चाहिए कि किस प्रकार से बिहार में चुनाव चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो सत्ता के जो अधीन लोग हैं, उनसे कांग्रेस पार्टी कदापि डरती नहीं है। हम हमारा कार्य करते रहेंगे और देश के सामने राहुल जी बहुत जल्द, वेरी सून, राहुल जी विल एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि किस प्रकार से पूरा बिहार चुनाव चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता। वोट चोरी का मुद्दा तो राहुल गांधी ने बिहार में भी उठाया था, हालांकि यहाँ पर भी इन्होंने, संबित पात्रा ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन बात अभी अगर मैं कर रही हूँ तो ये बता रहे हैं कि जितने भी सोशल अकाउंट है, इसका जो भी लोकेशन बता रहे हैं वो विदेशों में बता रहे हैं। ऐसा क्या कुछ है क्या आशीष जी? यही होता है मैडम कि जब स्वयं के ऊपर आन पड़ती है तो यही लोग कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या ये भूल गई कि किस प्रकार से विजय माल्या चला गया? तो विजय माल्या की बात तो कदापि करते ही नहीं। और जहां अकाउंट की मैडम बात आती है, अब मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि जब राहुल गांधी जी ने हरियाणा चुनाव को लेकर ब्राजीलियन मॉडल को बेनकाब किया था, तब कहां गई थी भारतीय जनता पार्टी? इस प्रकार से बेतुके और अतार्किक बयान कदापि स्वीकार्य नहीं है। आपके पास यदि तथ्य है, यदि साक्ष्य है, तो कोर्ट में जाइए। सोनिया गांधी को इन लोगों ने विदेशी कहा कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद का तिरस्कार करते हुए देश को प्रायोरिटी दी, देश को तवज्जो दिया, आज वही व्यक्ति उनको विदेशी कहते हैं। तो ये पार्टी केवल और केवल आक्षेप की पार्टी बन चुकी है। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कितनी विदेश यात्राएं हैं, उनके कितने विदेशी दोस्त है, किस प्रकार से वे फॉरेन फंडिंग की भी बात करते हैं, लेकिन हमने कदापि नहीं किया। तो जिस प्रकार से, और मैडम सबसे बड़ी बात, ये लोग हमारे विदेश के ताल्लुकात की बात करते हैं। वीर सावरकर ने तो अंग्रेजी हुकूमत के साथ में हस्ताक्षर किए थे 1925 में कि जेल से बाहर आने के बाद मैं कदापि भारतीय इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये लोग हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आरएसएस एंड बीजेपी बोथ ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी एंटी नेशनल है कि जब देश की आजादी में आपका योगदान नहीं है, आप हमें सर्टिफिकेट दे रहे हो। ये कह रहे हैं कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है
और भारत को ऑपरेशन बदनाम- सिंदूर पे भी जी आप मैडम। लोगों को दिक्कत है? नहीं, ये बयान दे रहे हैं संबित पात्रा जी। ऑपरेशन सिंदूर तो हमारे लिए गर्व का विषय है बिल्कुल। कि हमारे देश के जवानों ने गर्व से देश का सीना चौड़ा किया बिल्कुल। और विशेष रूप से महिलाओं ने विमेन फाइटर जेट्स लेके गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुगलकी बयान देता है कि मैंने सीज फायर की घोषणा करवाई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 30 से 33 बार अमेरिका का राष्ट्रपति इस विषय पर अपनी टिप्पणी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी, एक बार नहीं बोला कि यह भारत का आंतरिक मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। तो ये देश की जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि धूमिल करने का दुस्साहस किसने किया? कांग्रेस ने कि भारतीय जनता पार्टी ने? बीजेपी ने किया। यदि प्रधानमंत्री में साहस होता तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रत्युत्तर देती, यदि प्रधानमंत्री में साहस होता तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेके दिखाते। आप देखिए, इंदिरा गांधी जी को 1971 में अमेरिका हमारे खिलाफ पड़ा था, लेकिन फिर भी इंदिरा जी ने लाल आंख दिखाई और बांग्लादेश को जन्म दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि धूमिल करने का कार्य स्वयं उन्होंने किया है। ट्रंप 33 बार बोला है मैडम, एक बार भी प्रधानमंत्री ने he did not responded to the comments of Donald Trump। चलिए, आशीष जी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जी मैडम। बता दें कि संबित पात्रा ने इस दौरान कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये संगठित साजिश है और देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अर्पित शर्मा का एक अकाउंट है जिसने वोट चोरी के लिए लिखा और संवैधानिक संस्था को नीचा दिखाने का काम भी किया है, और ये पूरा अकाउंट यूरोप से बेस्ड है। शक्ति जिले के ग्राम महतारा में आंगनबाड़ी केंद्र क्रम 1 की स्थिति किसी को भी चौंका सकती है। जहां बच्चों को पोषण, सुरक्षा और शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां बीते 4 सालों से बच्चे चबूतरे पर साड़ी का पर्दा लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं। केंद्र की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, दीवारें टूट चुकी हैं और कमरों की हालत इतनी खराब है कि उसका उपयोग संभव ही नहीं है। नियमों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में सुरक्षा भवन, साफ सफाई और बच्चों के लिए अनिवार्य सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन महतारा को ये केंद्र सभी मानकों को ध्वस्त करता है। और इसके साथ ही सबसे हैरानी की बात यह है कि 4 सालों में जिले का एक भी अधिकारी इस केंद्र की स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये भवन न होने से उनका काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मौसम बदलते ही बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। बरसात, सर्दी या तेज धूप, हर मौसम में मासूमों की पढ़ाई और सुरक्षा दांव पर लगी रहती है। और इस मामले में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पंचायत के सहयोग से जल्द ही बच्चों के लिए सुरक्षित और बेहतर भवन का निर्माण किया जाएगा और ऐसे में बच्चों को सुरक्षित और साथ ही वातावरण अनुकूल मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता त्रिवेणी भाईना, शीला दीदी, मितानी, मैंने 4 साल से मतलब यही केंद्र क्रमांक 1 में बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई वही करा था। हमारे बरसात के समय में परेशानी है, गर्मी के समय में भी, ठंडी गर्मी के समय में भी परेशानी होता, मतलब बहुत दिक्कत पड़ते। मन बोलते कि आवेदन देथन जनपद में देहन बोलते मन हो जही काम बोलते। भूत सरपंच भी बोले रहे तो कहते कि वो हर भी कहते बस ऐसे टहलात जाते, मन कुछ ध्यान नहीं दे पाते आंगनबाड़ी में। मन 8 साल हो गए। वो ये वाली जानकारी मुझे आपके माध्यम से मिल रही है। हम बेस्ट पॉसिबल ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए के भवन में संचालित हैं उन पर जो है बेहतर जगह हमें पंचायत के सहयोग से कोई सामुदायिक भवन मिल जाए या कोई और बेहतर जगह मिल जाए तो हम उसके लिए ग्राम पंचायत से समन्वय करेंगे। निश्चित रूप से हम बच्चों को बेहतर सुविधा आंगनबाड़ी के लिए देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपसे जैसी जानकारी मिली है हम स्थिति को निश्चित रूप से बेहतर। मेरा नाम हीराबाई खूटे है, मैं सहायिका हूँ और मैं 2 सालों से यहाँ पे सहायिका पद पर हूँ। और यहाँ पे कुल 30 बच्चे हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं। आंगनबाड़ी रोज आते हैं, संचालित होता है और ठंडी गर्मी सभी में यहीं पे वो लोग पढ़ाई करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता त्रिवेणी भाईना। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा है। पीजीआई और केजीएमयू समेत 3 बड़े मेडिकल संस्था अलर्ट मोड पर हैं और ऐसे में एक्सपर्ट डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात की गई है। केजीएमयू टीम एम्बुलेंस के साथ एक्सपोर्ट में लगी है और ऐसे में पीजीआई कैंसर संस्था लोकबंधु में
सेफ हाउस बने हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पीजीआई, केजीएमयू समेत 3 बड़े मेडिकल संस्था पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। एक्सपर्ट डॉक्टरों की विशेष टीम भी तैयार की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।